Yes, RBCians, welcome back to our channel again with a very much important question. बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, 5 मार्क्स के लिए बिल्कुल लॉन्ग में आने वाली टॉपिक, या फिर लॉन्ग नहीं आती है तो शॉर्ट में आने वाली टॉपिक। शॉर्ट लॉन्ग MCQs बहुत सारी टॉपिक का ख़जाना है ये टॉपिक। इसीलिए सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि मैं होती हूँ थोड़ा साइड और आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है? क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये आपके कॉपी में बन जाना चाहिए। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। ओके, तो उम्मीद है आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, तो सुनिए मेरी बात। ये जो बोर्ड पे बना हुआ है, कई लोग इसको पहचान रहे होंगे और कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे हर तरह के होते हैं। तो ये जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हिंदी में कहते हैं मासिक चक्र। इसको हम क्या कहते हैं? मासिक चक्र कहते हैं। दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मासिक चक्र की जो टॉपिक है, मासिक चक्र की जो बात है वो क्या है, अब देखते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डिस्कस मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल, यानी कि ये मासिक चक्र जो कि मादा के शरीर में होती है उसके बारे में वर्णन कीजिए। तो आपकी शुरुआत क्या होगी? शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले आपको ये डायग्राम बना देना है। सबसे पहला काम, आप ये डायग्राम बना देंगे कंप्लीटली। अगर आपको ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं करनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं और यहाँ से सिर्फ पिंक कलर से 1 से लेकर के 5 तक आप इस लाइन को खींच सकते हैं। ये सारा नहीं बनाना चाहें आप तो आप सिर्फ पिंक लाइन से यहाँ पे एरो देके 1 to 5 को घेर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये थोड़ी मेहनत कर लेते हैं तो आपको मार्क्स में कहीं से कोई कमी नहीं आएगी। खैर, तो चलिए शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल समझते हैं स्टूडेंट्स। सुनिए मेरी बात। एक फीमेल के बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसी प्रोसेस है जो प्यूबर्टी से शुरू हो जाती है। प्यूबर्टी का मतलब होता है यौन अवस्था, 12 से 14 साल की उम्र। गर्ल्स के बॉडी में ये चीज़ शुरू होना उनकी प्यूबर्टी की स्टार्टिंग है। तो उनके अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी तभी हो पाएगी जब उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। जब किसी लड़की के बॉडी में मासिक चक्र शुरू होता है तब उसके अंदर रिप्रोडक्शन की क्षमता, जनन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। अब सवाल ये है कि ये रिप्रोडक्शन और मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या कॉन्सेप्ट है। सुनिए मेरी बात आराम से। ये जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये एक फीमेल के बॉडी में 2 जगह पर होने वाला चेंज है। एक फीमेल के बॉडी में ओवरी होती है, अंडाशय जिसको कहते हैं, और दूसरा होता है यूट्रस, जिसको गर्भाशय कहते हैं। यूट्रस में बेबी डेवलपमेंट होती है। अगर एक फीमेल माँ बनती हैं तो उनके बच्चे की जो भी ग्रोथ है वो उनके यूट्रस में होती है। लेकिन माँ बनने के पहले जब फर्टिलाइजेशन होगा, शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होगा, वो उसके लिए ओवरी का सही होना बिल्कुल सही है, क्योंकि ओवरी जो होते हैं वही अंडाणु बनाते हैं, ओवम बनाते हैं, और ओवम को ही स्पर्म क्या करेगा? फर्टिलाइज। तो पहले ओवरी सही होनी चाहिए, ओवरी का काम सही होना चाहिए, उसके बाद जाके फिर यूट्रस की बारी आती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इवेंट। तो हमने यहाँ पे 2 अलग अलग पार्ट लिया है, ठीक है? मैं इस साइड हो जाती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा हिस्सा यूट्रस का लिया है, थोड़ा सा हिस्सा मैंने ओवरी का लिया है, और ऊपर में कुछ हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स की बात हम बाद में करेंगे। तो कहा गया कि एक लड़की के बॉडी में, एक फीमेल के बॉडी में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो उनके यूट्रस में इवेंट होते हैं और उनके ओवरी में इवेंट होते हैं। तो जो इवेंट यूट्रस में होता है उसको हम यूटेराइन इवेंट कहते हैं, और जो उनके ओवरी में होता है उसको हम ओवेरियन इवेंट कहते हैं, ठीक है? अब आप सुनिए, ये इवेंट, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 1 से 28 दिन तक हर मंथ एक लड़की के बॉडी में रिपीट होती है। इट इज़ अ रिपीटेड साइकिल। इसके स्टार्टिंग 12 से 14 साल की उम्र में ये शुरू होता है, तो इसको हम कहते हैं मेनार्क, बट दैट इज नोन एज मेनार्क। मैं कहीं कहीं पर पॉइंट लिख रही हूँ, ये आपका काम है कि आप इसको कॉपी में लिखते जाएं। और जब ये रुक जाता है 40 to 45 ईयर्स ऑफ एज, हार्डली 45 प्लस, 45 से 50 ईयर्स ऑफ एज अगर मान ले हम, तो उस टाइम पे ये स्टॉप हो जाती है। और इसके स्टॉप होते ही एक फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी कंज्यूम नहीं की जाएगी, प्रेगनेंसी कैरी वो नहीं कर सकती हैं। तो जब ये रुक जाएगी 45 साल की उम्र तक, तो हम इसको कहते हैं मेनोपॉज। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा स्टूडेंट, तब हम इसको क्या कहेंगे? मेनोपॉज।
पॉज से आप याद रखिए रुक जाना, पॉज बटन होता है जिससे कोई चीज़ रुक जाती है। तो मेनार्क और मेनोपॉज, ये दो ठो इवेंट आपको याद रखना है। चलिए अब शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 से 28 दिन तक लगातार चलने वाली साइकिल है। ये होती रहती है फीमेल के बॉडी में। ऐसा नहीं है कि इसके होने से कुछ नया चीज़ फीमेल के बॉडी में नज़र आए या कुछ नए सिम्टम्स आएंगे। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। एक फीमेल अपने डेली रूटीन में है, एक फीमेल वर्किंग है, एक फीमेल हाउसवाइफ है, कुछ भी है, एक फीमेल बॉडी में ये अपनी साइकिल नॉर्मली कैरी होती रहती है, ये रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साइकिल में जो मेन इवेंट है वो 14th डे का है। 14वें दिन पे मैंने एक एरो ऊपर खींचा है, तो ये 14वां दिन इंपॉर्टेंट है। उसके आगे और उसके पीछे की क्या कहानी है वो आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि 28 दिन की ही ये साइकिल है। ठीक है, अब 14वां दिन मेन है। अब देखते हैं क्या 1 से लेके 5 डेज तक सपोज कीजिए किसी फीमेल के यूट्रस के वॉल जो है वो क्रैक कर गए। पहले दिन क्रैकिंग हुई, थोड़ा सा एब्डोमिनल पेन हुआ, और 1 से लेके 5 डेज तक एटलीस्ट क्या होता है कि यूट्रस जो ब्रेक किया है, यूटेराइन वॉल जो होते हैं वो उसके बॉडी से शेड ऑफ होते रहते हैं। फीमेल के बॉडी से ये यूटेराइन ब्लड, यूटेराइन वॉल जो होते हैं ये सब एज अ मेंस रेड कलर की थिक फ्लूइड जैसा उनके बॉडी से बाहर आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंस कहते हैं। तो सपोज कीजिए 1 से 5 दिन तक ये यूट्रस की वॉल टूटी हुई है, जिसके कारण उनके बॉडी से मेंस जो है वो रिलीज हो रहा है। लेकिन ये वॉल टूटी कैसे, हाउ दिस हैपन, इसके लिए हम यहाँ आएंगे। यहाँ से वापस आपको जर्नी समझ में आ जाएगी। पहले आप ये समझो कि 1 से 5 दिन तक वो वॉल जो है वो टूटी हुई है। ठीक है, 5वें दिन के बाद क्या होता है, धीरे धीरे से ये वॉल फिर से दोबारा रैप्चर होना शुरू होती है। तो जितने दिन तक वॉल टूटी हुई है और बॉडी से वो सारी टूटी हुई चीज़ें ब्लड के फॉर्म में, मेंस के फॉर्म में बाहर आ रही हैं थ्रू वेजाइनल ओरिफिस, वो चीज़ें बाहर निकलती हैं, तो उस समय जो फेज चलता है उसको हम कहते हैं मेंस फेज। व्हाट वी कॉल्ड इट, मेंस फेज। 5वें दिन के बाद 6ठे 7वें दिन से धीरे धीरे से वो यूट्रस जो होता है दोबारा रीफॉर्म होना शुरू होता है, दोबारा वो अपने आप को संभालना शुरू करता है। संभालने की जिम्मेदारी हार्मोन्स को दी गई है। यहाँ पे 2 हार्मोन आपको दिख रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये दोनों क्या करते हैं, धीरे धीरे से जो टूटा हुआ यूट्रस है उसको दोबारा से नरिश करना शुरू करते हैं। ये दोनों धीरे धीरे यूट्रस की वॉल को ओवरलैप करने लगते हैं, उसकी बिल्डिंग शुरू कर देते हैं। अब ये चीज़ बनते बनते क्या हुई, 14th डे आया। 14th डे के दिन भी यूट्रस में कोई चेंज नहीं है। यूट्रस पे आराम से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, उसको बना रहा है, तैयार कर रहा है। देखिए तैयार करते करते हमारी यूट्रस की वॉल काफ़ी अच्छे से मजबूत हो गई। फिर आया आपका 25वां दिन। अब इस वॉल में, इस मजबूती में थोड़ी सी कमी आने लगी। क्यों? क्योंकि 28वें दिन के बाद ये वॉल फिर से धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगी। रीज़न थोड़ा देर में आपको पता चलेगा ऐसा क्यों होता है। तो पहले आप समझ लो, मेंस फेज 1 से 5 दिन जब ये वॉल टूटी हुई है, इस वॉल को 7वें दिन से बनाना शुरू किया गया। 7 से लेकर के 25 दिन 26 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है, ये वॉल आराम से बन रही है। इस समय आपको फॉलिक्यूलर फेज यहाँ लिखा गया है, लेकिन ये फॉलिक्यूलर फेज हमने ओवरी के लिए लिया है। इस समय क्या होता है, हमारे यूट्रस के वॉल जो होते हैं उनको हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 से लेकर के 14-15 दिन तक इसके ऊपर वापस से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इसको बनाता है, दोबारा से सही करता है, तो हम इसको प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे करके इतना ज़्यादा इसको बना दिया जाता है, इसके ऊपर इतने ज़्यादा हार्मोन्स इसके ऊपर आ जाता है कि हम इसको सिक्रेटरी फेज कहने लगते हैं। मतलब हार्मोन्स इतना ज़्यादा इस पर है कि वो सिक्रीट होने लगते हैं। हार्मोन्स जो हैं उनकी मात्रा सिक्रीट होने लगती है। मतलब जो यूट्रस टूटा था, जो वॉल टूटा था, टूट करके जो उसको वापस से रिपेयर किया जा रहा है, तो ये कंप्लीट होता है। लेकिन 28वें दिन आते आते फिर से वो वॉल कमज़ोर होती है। चलिए अब यहाँ बताते हैं आपको। प्रोजेस्टेरॉन आराम से वॉल को बना रहा है, फिर लेकिन कुछ दिन के बाद देखिए इसकी मात्रा घटने लगी। तो आप
आप जिस चीज़ से किसी वॉल को बना रहे हैं, अगर आप उसका अमाउंट कम करेंगे तो जाहिर सी बात है वॉल कमज़ोर होने लगेगी। तो बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू नॉर्मल चलते चलते आप देखिए घट रही है। जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन कम होगा, जैसे जैसे एस्ट्रोजन कम होगा, वॉल क्या होगी, कमज़ोर हो जाएगी। आपको यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू कम हो रही है, एस्ट्रोजन की वैल्यू कम हो रही है, दोनों की वैल्यू कम हो रही है, और देखिए हमारा वॉल भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, फिर से डाउनफॉल इसका होना शुरू हो रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अचानक से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की वैल्यू कम हो गई। व्हाई दिस हैपन, बताते हैं आपको जब हम चलेंगे ऊपर। अब ये तो कहानी चल रही है यूट्रस में, लेकिन जब हम ओवरी में पहुंचते हैं तो ओवरी में क्या चल रहा होता है। तो 1 से लेकर के 10 दिन 12 दिन तक ओवरी के अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होते हैं। ठीक है, फॉलिकल्स का मतलब होता है वो छोटे छोटे से सेल जिनकी मदद से अंडाणु बनाया जाएगा। तो ओवरी के अंदर वो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो फॉलिकल्स को डेवलप करने में FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो है वो सपोर्ट करता है। तो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन बनाता कौन है, दैट कम्स फ्रॉम द पिट्यूटरी, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है। तो ओवरी में क्या चल रहा है, ओवरी में चल रहा है उस समय कि फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ FSH, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक और हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं LH हार्मोन, लेकिन ये नॉर्मल रहता है, उस समय उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। लेकिन हाँ, FSH ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि उसको फॉलिकल बनाना है। फॉलिकल बनाते बनाते क्या होता है स्टूडेंट, आता है हमारा 14th डे, 14वां दिन। 14th डे क्या होगा, जो फॉलिकल सब बने थे उसमें से एक चीज़ बाहर आ जाएगी जो सेकेंडरी oocyte लास्ट में बनता है। मैंने यहाँ पे सबका नाम नहीं लिखा है क्योंकि टॉपिक हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अगर टॉपिक होती कि ओवरी का सेक्शन बनाइए, oogenesis समझाइए, तो उसमें हम फॉलिकल्स बनाते। इसके पहले की वीडियो में मैंने oogenesis समझा दिया है। तो ये जो आप पिंक कलर का फ्लावर देख रहे हैं, दिस इज सेकेंडरी oocyte, यही होता है जिसको एज अ ओवम जानते हैं हम। ये क्या है, ओवम। तो आप देख रहे होंगे कि अपनी बाउंड्री को तोड़कर ओवम निकल चुका है। ये ओवम कहाँ से निकला है, ओवरी से निकला है। तो ओवरी के अंदर ओवम को तैयार किया जा रहा था। तो 14वां दिन आया जब ओवम जो है वो रिलीज हो गया ओवरी से बाहर। तो ओवरी से बाहर निकला ओवम, रिलीज हो गया, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन की हिंदी होती है अंडोत्सर्ग। अभी तक यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब ये ओवम जैसे जैसे ओवम के हटने के बाद ये जितने भी छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं, अब इनके अंदर एक नया चीज़ बनेगा जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। जितना जो बचा हुआ ऊटिट्स है, जितना बचा हुआ जो छोटा छोटा सा आपका फ्रैगमेंट था जो ओवम बना रहा था, जब वो ओवम बना देता है तो एक हार्मोन LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन सबको स्टिमुलेट करता है कि तुम लोग क्या करोगे। ओवम तो बच के निकल गया, अब बचे हुए जो सेल इसके अंदर हैं, सपोज कीजिए इसके अंदर छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जो भी हैं, इन सब को LH हार्मोन क्या करता है, एक्साइटेड करता है कि अब तुम लोग कुछ और बनाओ। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब बनाना शुरू करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनाना शुरू करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। याद रखना है कि जब ओव्यूलेशन हो जाएगा तो LH के कहने पर जितने भी बचे हुए ग्राफियन फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, जितने भी फॉलिकल हैं वो सब क्या बनाएंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। और स्टूडेंट्स मैं बता दूं, यहीं पर बात है, कॉर्पस ल्यूटियम का निगेटिव इम्पैक्ट है। क्या इम्पैक्ट है, निगेटिव इम्पैक्ट है। निगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनना शुरू होता है वो सबसे पहले FSH और LH को ही रोकना शुरू करता है। किसको रोकता है, FSH और LH। LH तो बाद में, जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम का एक निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा किस पर, FSH पर। और FSH के बंद होने से ये और ये बंद हो जाएंगे। किसकी कमी हो जाएगी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की। याद रखिएगा, आप देख रहे हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम बनने की तैयारी शुरू हो गई है। 19, 20, 21, 22, 23, 25 जो भी है, तो कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम इधर ही बन रहा है और इधर ही फिर से वॉल टूट रही है। तो आप रीजन समझ सकते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम अपना निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा FSH पर,
FSH अपना निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पर। तो जो मेरे दीवार को बना रहा था, जो यूट्रस की टूटी हुई दीवार को बना रहा था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उसको ही रोक लिया गया FSH के द्वारा। क्योंकि FSH को रोक लिया किसने? कॉर्पस ल्यूटियम ने। तो क्या हुआ कि दीवार कमजोर होनी शुरू हो गई। तो 28वें 29वें दिन तक दीवार बिल्कुल कमजोर हो जाएगी और फिर से डेट रिपीट होगा। द नेक्स्ट मंथ विल बी फ्रॉम 1। तो 1 तारीख, अगला जो मंथ का 1 तारीख का डेट होगा, तो वॉल कमजोर होते होते वो वॉल फिर से टूट जाएगी और फीमेल के बॉडी में फिर से अगले मंथ में क्या आएगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीटेड क्यों है आप देख सकते हैं। फिर से एक टेलीकास्ट, पहले वॉल टूटी हुई थी, फिर वॉल को मरम्मत किया गया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ने इसको फिर से बनाना शुरू किया। वेरी गुड, ये बना रहे हैं, गाइड कर रहा है FSH। उतना टाइम तक ओवरी में भी सब ठीक है, लेकिन 14वें दिन जब ओवम निकल गया बनकर, तो बचे हुए सेल को LH ने कहा कि यू हैव टू सिक्रीट, तुम्हें बनाना होगा कॉर्पस ल्यूटियम। अब LH के कहने पर बचे हुए जो सेल्स हैं उन्होंने कॉर्पस ल्यूटियम बनाया, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम का एक निगेटिव इम्पैक्ट होता है। निगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है? क्योंकि निगेटिव इम्पैक्ट इसका ये है कि ये FSH को रोकेगा। तो आप सोच रहे होंगे तो LH क्यों चाहता है कॉर्पस ल्यूटियम बने? स्टूडेंट, अगर LH नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो मजबूरी है कि LH को सिक्रीट होना है, और जब LH सिक्रीट होगा तो 100% है कि ओव्यूलेशन होगा। और ओव्यूलेशन अगर किसी फीमेल के बॉडी में नहीं होगा तो वो कभी भी प्रेगनेंसी फेज में नहीं जा पाएंगी, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं होगा। तो देखिए, ये होना बहुत ज़रूरी है। ओवम का रिलीज होना हर मंथ ओवरी से 14वें दिन बहुत ज़रूरी है। वही चीज़ आगे प्रेगनेंसी लीड करेगी, उसी से फीमेल की बॉडी सही होगी। और इसके रिलीज होने के लिए, इसके बाहर आने के लिए इसका होना ज़रूरी है। LH के बिना ये काम नहीं होगा। और जहाँ LH वहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम, मजबूरी के तहत ही कॉर्पस ल्यूटियम को टॉलरेट करना पड़ेगा। और जब कॉर्पस ल्यूटियम बन गया तो 100% है कि वो किसको रोकेगा? FSH को रोकेगा। और FSH के ऑर्डर पे काम कर रहे थे ये दोनों, अब बॉस ही रुक गए तो फिर बाकी लोग भी रुक जाएंगे। FSH रुका तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रुक गया, और इन दोनों के रुकते ही जो वॉल हमने बनाई थी वो वॉल वापस क्या हो गई? टूटने लगी, शैटर्ड हो गई। तो मेरी सारी बातें आराम से अगर आप सुन रहे हैं तो खुद से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स बनाकर आप इस चीज़ को समझा सकते हैं। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको पहले ही बोला है कि सबसे पहले ये डायग्राम, उसके बाद इवेंट नंबर 1 मेंस फेज, इवेंट नंबर 2 फॉलिक्यूलर फेज जिसमें फॉलिकल ओवरी में बन रहे हैं, इवेंट नंबर 3 ल्यूटियल फेज जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम आ गया है, और साथ साथ इसी को कहते हैं सिक्रेटरी फेज क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन पूरा इसके ऊपर सिक्रीट हो रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम के बाद नेक्स्ट साइकिल विल बी रिपीटेड क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम किसको रोक देगा? LH और FSH को रोकेगा, और उसके वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। तो मेरी पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई, ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है। और कोई भी, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही, हमारे घर में बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है कि मुझे आपकी वीडियो समझ में आती है, मैं बायो की स्टूडेंट नहीं हूँ, फिर भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ों को समझने में आसानी होती है। तो ये वीडियो उन सभी लेडीज़ के लिए है, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। इसी समय प्रेगनेंसी कंसीविंग से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि जब मेंस फेज ख़त्म होता है 1 से लेकर के 5 डेज तक, उसके 6 या 7 दिन के बाद सबसे अच्छा चांस होता है किस चीज़ के लिए? प्रेगनेंसी के लिए। क्यों? आप खुद समझ सकते हैं। आपका मेंस फेज 1 से 5 दिन तक ख़त्म हुआ, फिर 7 से लेकर 14 दिन, ये जो 7 दिन का गैप है, इसके बाद तुरंत कौन रिलीज हो रहा है? ओवम। ओवम उस समय ओवरी के जाल से छूटा हुआ है, और उस समय अगर स्पर्म 14वें दिन अगर स्पर्म आकर इसको इनकाउंटर कर देता है, स्पर्म आकर इसको फर्टिलाइज कर देता है, तो प्रेगनेंसी के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो प्रेगनेंसी का चांस कब है? आपका मेंस जब ख़त्म हो उसके 6 से 7 दिन के बाद। अगर कंटिन्यूअस 7 to 8 डेज तक कॉप्यूलेशन किया जाए, 10 डेज तक कॉप्यूलेशन हो रहा है, मेल फीमेल आर टुगेदर,
उस समय सबसे ज़्यादा चांसेस होती है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। ठीक है, तो ये वीडियो नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बट फॉर एवरी वुमन, एवरी मैरिड कपल्स, एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग पर्सन, एवरी ह्यूमन बींग्स, जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचाना मेरा मकसद। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने फैमिली पर्सन्स के साथ भी शेयर कीजिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जानकारी लेने के बाद काफ़ी इजी हो जाती हैं, बिकॉज नॉलेज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नॉलेज तो ओशियन की तरह है, आप जितना समझो, जितना पढ़ो उतना कम होता है। तो फिर ये था आपका टॉपिक स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से करना, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में बिल्कुल बोर्ड में आता है। CBSE इज़ ऑल्सो अ फॉन्ड ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत फेवरेट है CBSE वालों का ये, बिहार बोर्ड का तो है ही। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, एग्ज़ाम्स आपके नज़दीक हैं और आपकी वीडियोस लगातार होंगी। बहुत जल्दी ICSE के कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग अपना वीडियो लेक्चर आगे बढ़ाएंगे। टिल देन टेक केयर, सेफ डे, थैंक यू। और प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हमारे टेलीग्राम पे जो लोग जुड़े हैं, प्लीज़ उनसे भी यही कहना है कि इसकी व्यूज़ करते रहे, टेलीग्राम पे और लोगों को जोड़े। RBCians ओनली इज़ द टेलीग्राम चैनल। कई वीडियोस में मैंने वो लिंक शेयर किया है, तो बाकी लोग जो हैं वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी वीडियोस हो गई, अब मैं हूँ टायर्ड। मिलते हैं आपसे फिर अपने अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर, सेफ डे, बाय बाय।